हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2400 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसके दिमाग ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया? एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, एक तर्कशास्त्री, एक राजनीतिक विचारक और एक कला समीक्षक भी था। एक ऐसा गुरु जिसने दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरस्तु की, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उनकी सोच इतनी गहरी और इतनी विशाल थी कि आज भी विज्ञान से लेकर राजनीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक उनके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि अरस्तु का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से अंतराल ले लेकर सुन सकें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक खोज है जो आपको सोचने के नए तरीके सिखाएगी। इस सफर में हम अरस्तु के बचपन से लेकर उनके महान दार्शनिक बनने तक की कहानी जानेंगे, उनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से सुनेंगे और उनके सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, समय की नाव पर सवार होकर चलते हैं प्राचीन ग्रीस के उस सुनहरे दौर में और मिलते हैं उस महान विचारक से जिनका नाम है अरस्तु। अध्याय नंबर 1, एक जीनियस का जन्म। वो माहौल जिसने अरस्तु को बनाया। आज से लगभग 2400 साल पहले की बात है। ग्रीस यानी यूनान उस समय दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यहीं पर 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के एक छोटे से शहर स्टेगिरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसे दुनिया आगे चलकर अरस्तु के नाम से जानने वाली थी। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां ज्ञान और विज्ञान की बातें रोज होती थीं। उनके पिता निकोमाक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो मैसेडोनिया के राजा अमिंटास तृतीय के निजी चिकित्सक थे। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में राजा के डॉक्टर रहते हों, वहां का माहौल कैसा होगा। दवाइयों, जड़ी बूटियों, इंसानी शरीर की बनावट और बीमारियों के कारणों पर चर्चा करना उनके घर में आम बात थी। यहीं से बचपन में ही अरस्तु के मन में चीजों को गहराई से देखने, उन्हें समझने और उनके पीछे के कारण को जानने की एक आदत बन गई। उनके पिता उन्हें प्रकृति के करीब ले जाते, अलग अलग पौधों और जानवरों के विषय में बताते। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, यह वो ज्ञान था जो देखकर, छूकर और महसूस करके मिलता था। यहीं से अरस्तु के अंदर वो वैज्ञानिक सोच पैदा हुई जो उन्हें उनके गुरु प्लेटो से अलग बनाती थी। वो हर चीज को अपनी आंखों से परखना चाहते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अरस्तु अभी छोटे ही थे, उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। वो अनाथ हो गए। उनके एक रिश्तेदार प्रोक्सेनस ने उनकी परवरिश की। बचपन में ही माता पिता को खो देना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत गहरा सदमा होता है। लेकिन शायद इसी अकेलेपन ने अरस्तु को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से अध्ययन और अपने आसपास की दुनिया को समझने में लगा दिया। वो हर समय सवालों से घिरे रहते थे। ये दुनिया कैसे काम करती है? तारे क्यों चमकते हैं? इंसान क्यों सोचता है? समाज कैसे बनता है? उनके सवालों का कोई अंत नहीं था। उनके पालक पिता ने उनकी इस जिज्ञासा को पहचाना और उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने का फैसला किया। उस समय अगर किसी को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा चाहिए होती थी, तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी, और वो थी एथेंस। 17 साल की उम्र में वो नौजवान अरस्तु अपने मन में हजारों सपने और सवाल लिए अपने छोटे से शहर स्टेगिरा से निकलकर ज्ञान के सबसे प्रमुख शहर एथेंस की ओर चल दिया। यह एक बहुत अहम कदम था। एथेंस उस समय दुनिया का पावर हाउस था। वहां सुकरात जैसे महान विचारक हो चुके थे और प्लेटो जैसे दार्शनिक अपना ज्ञान बांट रहे थे। अरस्तु एथेंस किसी घूमने फिरने के इरादे से नहीं आए थे। उनका एक ही मकसद था, प्लेटो की एकेडमी में शामिल होना। प्लेटो की एकेडमी उस समय की सबसे उच्च यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां गणित, दर्शन और विज्ञान की सबसे उन्नत शिक्षा होती थी। जब अरस्तु वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और सीखने की लगन से सबको हैरान कर दिया। प्लेटो खुद उनसे बहुत प्रभावित हुए
और उन्हें एकेडमी का मस्तिष्क कहने लगे। वो अरस्तु की अध्ययन की भूख को देखकर कहते थे कि मेरा घर पाठक का घर है। अरस्तु सिर्फ एक छात्र बनकर नहीं रहे, वो एक शोधकर्ता बन गए, एक ऐसे विचारक बन गए जो अपने गुरु की बातों को सुनता तो था, लेकिन उन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। यह वो दौर था जिसने अरस्तु की नींव रखी। एक तरफ उनके पिता से मिली वैज्ञानिक और व्यावहारिक सोच थी, जो हर चीज को सबूतों के साथ परखना चाहती थी। दूसरी तरफ उनके गुरु प्लेटो की आदर्शवादी सोच थी, जो मानती थी कि असली दुनिया हमारे विचारों में है, भौतिक दुनिया तो बस एक परछाई है। इन दोनों महान विचारों की टकराहट ने अरस्तु के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो आगे चलकर दर्शन की दुनिया में एक ज्वाला बनने वाली थी। उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया, लेकिन वो उनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। उन्होंने अगले 20 साल प्लेटो की एकेडमी में बिताए, सीखते हुए, सिखाते हुए और सबसे अधिक सवाल करते हुए। ये 20 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे। यहीं पर उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया जो उनके भविष्य के कामों का आधार बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 साल तक अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य रहने के बाद भी अरस्तु को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? प्लेटो की मृत्यु के बाद एकेडमी का प्रमुख किसी और को बना दिया गया। ये अरस्तु के लिए एक भारी आघात था। वो इंसान जिसे एकेडमी का मस्तिष्क कहा जाता था, उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था या विचारों का मतभेद? इस घटना ने अरस्तु को एथेंस त्यागने पर विवश कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। एथेंस से निकलकर उनकी यात्रा उन्हें कहां ले गई और कैसे वो एक राजा के शिक्षक बने। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी अपमान और असफलता ही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। अध्याय नंबर 2, गुरु की छांव में प्लेटो की अकादमी के 20 साल। जब 17 साल के अरस्तु एथेंस पहुंचे तो वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो उनके अपने शहर स्टेगिरा से बिल्कुल अलग थी। एथेंस सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक विचार था। एक ऐसा विचार जहां लोकतंत्र, कला और दर्शन अपनी चरम सीमा पर थे। और इस विचार के केंद्र में थी प्लेटो की एकेडमी। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां कोई फीस नहीं लगती, जहां अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, जहां सिर्फ ज्ञान की प्यास रखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। प्लेटो ने इस एकेडमी की स्थापना इसी मकसद से की थी कि वो ऐसे नेता और नागरिक तैयार कर सकें जो तर्क और न्याय के आधार पर समाज को चलाएं। एकेडमी के द्वार पर लिखा था, जिसे गणित का ज्ञान न हो वो यहां प्रवेश न करे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस स्तर की शिक्षा होती होगी। अरस्तु के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यहां उन्हें वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान, तर्क और बहस करने के लिए दुनिया के सबसे तेज दिमाग। अरस्तु जल्द ही एकेडमी के सबसे होनहार छात्र बन गए। उनकी अध्ययन की लगन और हर चीज की तह तक जाने की आदत ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। उनका मानना था कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे कि ये कुर्सी, ये मेज, ये वृक्ष, ये सब असली नहीं है। ये तो असली चीजों की बस एक अधूरी नकल या परछाई है। असली दुनिया तो हमारे विचारों की दुनिया है, जिसे वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते थे। उनके अनुसार कहीं एक आदर्श कुर्सी का विचार मौजूद है और दुनिया की सारी कुर्सियां उसी आदर्श कुर्सी की नकल हैं। ये एक बहुत गहरी और अमूर्त सोच थी। अरस्तु ने अपने गुरु के इन विचारों को बहुत ध्यान से सुना और समझा। कई सालों तक वो प्लेटो के सबसे मुख्य समर्थक रहे। वो प्लेटो के विचारों को न सिर्फ अध्ययन करते थे, बल्कि उन पर लेक्चर भी देते थे। उनकी योग्यता इतनी थी कि प्लेटो उन्हें प्यार से द माइंड ऑफ द एकेडमी, यानी एकेडमी का दिमाग कहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अरस्तु के मन में सवाल उठने लगे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उन्होंने बचपन से ही चीजों को छूकर, देखकर और उनका विश्लेषण करके समझना सीखा था। उनके लिए असली दुनिया वही थी जो सामने दिख रही है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें अपने गुरु प्लेटो की यह बात कुछ अजीब लगती थी कि असली कुर्सी वो नहीं जिस पर हम बैठते हैं, बल्कि वो है जो हमारे विचार में है। अरस्तु का मन कहता था कि अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो हमें उसी चीज का अध्ययन करना होगा, न कि उसके किसी काल्पनिक आदर्श रूप का। यहीं से गुरु और शिष्य के बीच विचारों का एक मौन संघर्ष शुरू हुआ। यह कोई विवाद नहीं था, बल्कि दो महान विचारकों के बीच दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव था। प्लेटो की नजर आसमान की ओर थी,
वो आदर्शों और कल्पनाओं की दुनिया में सच खोज रहे थे। वहीं अरस्तु की नजर जमीन पर थी। वो इसी दुनिया में अपने आसपास की चीजों में सच को तलाश रहे थे। मशहूर पेंटर राफेल की एक पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस, जिसमें प्लेटो और अरस्तु को साथ चलते हुए दिखाया गया है। उस पेंटिंग में प्लेटो की उंगली आसमान की तरफ है और अरस्तु का हाथ जमीन की तरफ। ये एक तस्वीर ही उन दोनों के दर्शन के पूरे अंतर को बयां कर देती है। अरस्तु ने 20 साल, अपनी जवानी के सबसे कीमती 20 साल प्लेटो की एकेडमी में गुजारे। ये एक बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि सिखाना भी शुरू कर दिया था। वो एकेडमी में तर्क शास्त्र और भाषण कला जैसे विषयों पर लेक्चर देते थे। उन्होंने अपने खुद के विचार भी विकसित करने शुरू कर दिए थे, जो कई मायनों में प्लेटो से अलग थे। वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, प्लेटो मेरे दोस्त हैं, लेकिन सत्य मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। इसका मतलब था कि वो दोस्ती के लिए सच को नहीं त्याग सकते। वो प्लेटो की इज्जत करते थे, लेकिन जहां उन्हें लगता था कि प्लेटो गलत हैं, वहां वो अपनी बात रखने से नहीं हिचकते थे। ये एक सच्चे शिष्य और एक महान विचारक की निशानी थी। वो किसी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो ज्ञान के आकाश में अपना खुद का सूरज बनना चाहते थे। 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो का निधन हुआ, तो एकेडमी में हर किसी को यही लगा कि अब अरस्तु ही इस महान संस्था के नए प्रमुख बनेंगे। आखिर वो सबसे योग्य थे, सबसे अनुभवी थे और प्लेटो के सबसे करीबी शिष्य थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकेडमी का नेतृत्व प्लेटो के एक रिश्तेदार स्प्यूसिपस को सौंप दिया गया। अरस्तु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत विशाल आघात था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ का मानना है कि अरस्तु के विचार प्लेटो के विचारों से इतने अलग हो चुके थे कि एकेडमी के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ ये भी कहते हैं कि क्योंकि अरस्तु एथेंस के नागरिक नहीं थे, वो एक बाहरी व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। वजह चाहे जो भी रही हो, अरस्तु का दिल टूट गया। जिस जगह को उन्होंने 20 साल तक अपना घर माना, वहीं पर उन्हें पराया महसूस कराया गया। इस घटना के बाद उन्होंने एथेंस त्यागने का फैसला किया। एक ऐसा शहर जहां उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिताई थी, उसे त्याग कर वो एक अनजाने सफर पर निकल गए। लेकिन क्या ये उनके लिए एक अंत था, या फिर ये उस महान यात्रा की शुरुआत थी जहां वो दुनिया को अपने नजरिए से देखने वाले थे, बिना किसी गुरु की छांव के? उनकी ये यात्रा उन्हें कहां ले गई और कैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया, ये जानने के लिए हमें उनके साथ एथेंस से बाहर निकलना होगा। अध्याय नंबर 3, एथेंस से निर्वासन और एक नई खोज। जब दार्शनिक बना जीव विज्ञानी। एथेंस से दिल टूटने के बाद अरस्तु ने अपने दोस्त जेनोक्रेट्स के साथ शहर त्याग दिया। वो लगभग 40 साल के थे और अब उनके सामने एक खुला आसमान था। वो किसी एकेडमी या गुरु के बंधन में नहीं थे। अब वो आजाद थे, अपनी मर्जी से दुनिया को देखने और समझने के लिए। उनकी पहली मंजिल बनी एशिया माइनर, आज का तुर्की का एक शहर एसोस। वहां के शासक हर्मियास प्लेटो की एकेडमी के छात्र रह चुके थे और वो अरस्तु का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अरस्तु को अपने शहर में एक नई एकेडमी खोलने के लिए आमंत्रित किया। यहां अरस्तु ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सिखाना और शोध करना शुरू किया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। एथेंस के कोलाहल और राजनीतिक खींचतान से दूर उन्हें शांति से काम करने का अवसर मिला। यहीं पर उनकी दोस्ती शासक हर्मियास से इतनी गहरी हो गई कि बाद में उन्होंने हर्मियास की भतीजी पिथियास से शादी कर ली। पिथियास से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम भी उन्होंने पिथियास ही रखा। अरस्तु के जीवन में यह स्थिरता और खुशी का दौर था। एसोस में कुछ साल बिताने के बाद अरस्तु को पास के ही एक द्वीप लेस्बोस से बुलावा आया। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहां आकर अरस्तु के अंदर का वो वैज्ञानिक जागा जो बचपन में उनके पिता ने जगाया था। लेस्बोस के लैगून और समुद्र तट समुद्री जीवन से भरे हुए थे। अरस्तु ने अपना सारा ध्यान जीव जंतुओं के अध्ययन में लगा दिया। वो घंटों तक समुद्र के किनारे बैठकर मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को देखते रहते। उन्होंने कटलफिश की शारीरिक रचना का इतना सटीक वर्णन किया है कि वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार डॉल्फिन और व्हेल जैसी मछलियों को स्तनधारी या मैमल्स की श्रेणी में रखा, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी खोज थी,
क्योंकि तब तक लोग इन्हें सिर्फ विशाल मछलियां ही समझते थे। उन्होंने जानवरों को उनके खून के रंग के आधार पर बांटा, लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले। ये वर्गीकरण आज के वर्टिब्रेट्स रियर्स की हड्डी वाले और इनवर्टिब्रेट्स बिना रीढ़ की हड्डी वाले के वर्गीकरण का आधार बना। आप सोचिए, वो समय जब न कोई माइक्रोस्कोप था, न कोई मॉडर्न लैब। उस समय एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से देखकर और अपने हाथों से विच्छेदन करके हजारों प्रजातियों का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने मुर्गियों के अंडों को खोलकर हर दिन चूजे के विकास की प्रक्रिया को देखा और उसे दर्ज किया। यह दुनिया में भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी की शायद पहली स्टडी थी। अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं रह गए थे, वो दुनिया के पहले महान जीव विज्ञानी या बायोलॉजिस्ट बन चुके थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और जनरेशन ऑफ एनिमल्स जैसे कई ग्रंथ लिखे, जिनमें 500 से भी ज्यादा प्रजातियों का विस्तृत वर्णन था। उनका काम इतना सटीक और विस्तृत था कि अगले 2000 सालों तक कोई भी वैज्ञानिक उन्हें चुनौती नहीं दे पाया। डार्विन ने भी अरस्तु को अपने समय का सबसे महान प्रकृतिवादी कहा था। यह वो काम था जो वो शायद एथेंस में रहकर कभी नहीं कर पाते। एथेंस में उनका ध्यान प्लेटो के अमूर्त विचारों पर केंद्रित था, लेकिन एथेंस से निकलकर ही उन्हें प्रकृति की इस ठोस और सच्ची दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिला। यह दौर हमें अरस्तु के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिखाता है, अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म। इसका मतलब है कि ज्ञान का स्रोत हमारे अनुभव और हमारी इंद्रियां हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही सच की ओर पहला कदम है। यह प्लेटो के आदर्शवाद से बिल्कुल उल्टा था। प्लेटो कहते थे कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, असली ज्ञान तो आत्मा और तर्क से मिलता है। लेकिन अरस्तु ने कहा, नहीं, ज्ञान की शुरुआत ही इंद्रियों से होती है। अगर हमें किसी अश्व को समझना है तो हमें अश्वों को देखना होगा, उनका अध्ययन करना होगा, न कि किसी काल्पनिक आदर्श अश्व के विषय में सोचना होगा। यह सोच विज्ञान की नींव है। आज दुनिया में जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति हुई है, वो अरस्तु की इसी सोच पर आधारित है कि देखो, परखो, विश्लेषण करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। लेकिन लेस्बोस के शांत तट पर ज्ञान की खोज में डूबे अरस्तु को क्या पता था कि दुनिया की सबसे विशाल राजनीतिक शक्ति की नजर उन पर है। उनके पुराने शहर मैसेडोनिया में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था, राजा फिलिप द्वितीय। फिलिप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और उनका एक सपना था, पूरी दुनिया को जीतना। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास एक बेटा था, एक ऐसा बेटा जो इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाने वाला था। राजा फिलिप जानते थे कि अपने बेटे को दुनिया का सबसे विशाल विजेता बनाने के लिए उसे सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग की भी जरूरत होगी। और उस समय अरस्तु से बेहतर दिमाग और कौन हो सकता था। एक दिन राजा फिलिप का एक संदेशवाहक लेस्बोस के तट पर पहुंचा। वो संदेश अरस्तु के लिए था, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजकुमार का गुरु बनने के लिए बुलाया जा रहा था। एक दार्शनिक, एक जीव विज्ञानी, अब एक भावी विश्व विजेता का शिक्षक बनने वाला था। यह एक ऐसा रुख था जो न सिर्फ अरस्तु का बल्कि पूरे दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। क्या अरस्तु ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया? और अगर किया तो उन्होंने उस तूफानी और महत्वाकांक्षी युवक सिकंदर को क्या सिखाया? इन दोनों की मुलाकात ने दुनिया पर क्या असर डाला? यह कहानी किसी भी कल्पना से ज्यादा रोमांचक है। अध्याय नंबर 4, राजकुमार का गुरु। जब अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी, जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का बुलावा अरस्तु तक पहुंचा, तो वो एक पल के लिए जरूर चौंके होंगे। जिस मैसेडोनिया को वो एक छोटे बच्चे के रूप में त्याग कर आए थे, आज उसी की सबसे अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही थी। उन्हें 13 साल के एक राजकुमार को सिखाना था, एक ऐसा राजकुमार जिसके पिता का सपना पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना था। यह कोई आम ट्यूशन नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का काम था। अरस्तु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। शायद उनके मन में अपने पिता की याद भी आई होगी, जो खुद मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक थे। अरस्तु वापस अपनी मूल की ओर लौट रहे थे, लेकिन इस बार एक नई भूमिका में। वो लगभग 42 साल के थे और उनके पास ज्ञान और अनुभव का विशाल भंडार था। वो जानते थे कि एक राजा को सिर्फ युद्ध जीतना ही नहीं, बल्कि एक अच्छी सरकार चलाना, न्याय करना और अपनी प्रजा को खुश रखना भी आना चाहिए। राजा फिलिप ने अरस्तु और अपने बेटे सिकंदर की शिक्षा के लिए मीजा के नखलिस्तान में एक खास स्कूल बनवाया। यह जगह शहर के शोर शराबे से दूर
प्रकृति की गोद में थी। यहाँ खूबसूरत बगीचे, रास्ते और बैठने की जगहें थीं। यहीं पर अरस्तु ने अगले कुछ साल सिकंदर और उसके कुछ दोस्तों को सिखाने में बिताए। आप सोच रहे होंगे कि अरस्तु ने सिकंदर को क्या सिखाया होगा। क्या उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध की रणनीतियां या राजनीति के दांव पेंच सिखाए? नहीं, अरस्तु की शिक्षा इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने सिकंदर को सबसे पहले होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी सिखाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये ग्रीक संस्कृति, वीरता, सम्मान और नैतिकता के पाठ थे। अरस्तु चाहते थे कि सिकंदर एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ एक नैतिक इंसान भी बने। उन्होंने सिकंदर को इलियड की एक विशेष प्रति दी थी, जिसे सिकंदर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। इससे पता चलता है कि अरस्तु की शिक्षा का सिकंदर पर कितना गहरा असर हुआ। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर को वो सभी विषय सिखाए जिनमें वो खुद माहिर थे। उन्होंने उसे भाषण कला या रेटरिक सिखाई ताकि वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सके। उन्होंने उसे राजनीति या पॉलिटिक्स का ज्ञान दिया ताकि वो समझ सके कि एक अच्छा राज्य कैसे चलाया जाता है। उन्होंने उसे नैतिकता या एथिक्स का पाठ सिखाया ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सिकंदर के अंदर ज्ञान की एक ऐसी प्यास जगा दी जो कभी नहीं बुझी। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना और समझना सिखाया। वो उसे प्रकृति में ले जाते, अलग अलग पौधों और जानवरों के विषय में बताते, ठीक वैसे ही जैसे उनके अपने पिता ने उन्हें सिखाया था। इसी का नतीजा था कि जब सिकंदर अपनी विश्व विजय यात्रा पर निकला, तो वो अपने साथ सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, कलाकारों और इतिहासकारों की एक पूरी टीम लेकर गया। वो जहां भी जाता, वहां के वृक्ष, पौधों, जानवरों और संस्कृतियों का अध्ययन करवाता और सारे नमूने और जानकारी वापस अरस्तु के पास एथेंस भिजवाता। ये दुनिया के इतिहास का शायद सबसे विशाल वैज्ञानिक अभियान था और इसकी प्रेरणा अरस्तु ने ही सिकंदर को दी थी। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता बहुत ही अनोखा था। एक तरफ था दुनिया का सबसे महान विचारक जो शांति, तर्क और ज्ञान में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने वाला एक महत्वाकांक्षी राजकुमार, जिसके लिए जीत ही सब कुछ थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। अरस्तु ने सिकंदर को एक शासक की तरह सोचना सिखाया, न कि एक तानाशाह की तरह। उन्होंने उसे सिखाया कि असली जीत सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उन्होंने उसे ग्रीक संस्कृति की श्रेष्ठता का पाठ सिखाया और यह भी सिखाया कि दूसरी संस्कृतियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। हालांकि बाद में जब सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को जीतने के बाद वहां की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, तो अरस्तु इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हुए, लेकिन सिकंदर के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। अरस्तु ने सिकंदर को लगभग 3 साल तक शिक्षा दी। जब सिकंदर 16 साल का हुआ, तो उसके पिता राजा फिलिप ने उसे राज्य के कामों में शामिल करना शुरू कर दिया और उसकी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई। इसके कुछ साल बाद राजा फिलिप की हत्या कर दी गई और 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया का नया राजा बना। राजा बनते ही वो अपने पिता के सपने यानी विश्व विजय के अभियान पर निकल गए। अरस्तु का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने एक राजकुमार को राजा बना दिया था। अब उनके लिए मैसेडोनिया में रुकने का कोई कारण नहीं था। उनके मन में अब भी एक सपना अधूरा था, अपना खुद का एक स्कूल खोलने का सपना, जो प्लेटो की एकेडमी से भी उत्तम हो। और इस सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में एथेंस से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। लगभग 50 साल की उम्र में अरस्तु एक बार फिर एथेंस लौटे, लेकिन इस बार वो एक असहाय छात्र बनकर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के गुरु के रूप में लौटे थे। उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। उन्होंने एथेंस में क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना कैसे की जो इतिहास में अमर हो गया, और वो कौन सा अनोखा तरीका था जिससे वो अपने छात्रों को सिखाते थे। ये कहानी अरस्तु के जीवन के सबसे रचनात्मक दौर की है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। अध्याय नंबर 5, लिसियम की स्थापना। जब अरस्तु ने बनाया अपना ज्ञान का मंदिर। जब अरस्तु लगभग 12 साल बाद एथेंस वापस लौटे, तो शहर काफी बदल चुका था। उनके पुराने दुश्मन अब सत्ता में नहीं थे और उनके शिष्य सिकंदर की ताकत का डर हर किसी को था। अरस्तु के लिए ये एक सुनहरा अवसर था अपने सबसे विशाल सपने को पूरा करने का।
उन्होंने प्लेटो की एकेडमी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने शहर के बाहर अपोलो लिसेउस के मंदिर के पास एक जगह चुनी। इसी वजह से उनके स्कूल का नाम लाइसियम हुआ। यह प्लेटो की एकेडमी की तरह कोई औपचारिक इमारत नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक व्यायामशाला या जिम्नेशियम थी जिसमें खुले बरामदे और बगीचे थे। अरस्तु को यह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहां वो अपने छात्रों के साथ टहलते हुए शिक्षा दे सकते थे। उनकी इसी आदत की वजह से उनके अनुयायियों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाने लगा, जिसका ग्रीक में मतलब होता है टहलने वाले। लाइसियम प्लेटो की एकेडमी से बहुत अलग था। प्लेटो की एकेडमी में गणित और अमूर्त दर्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता था, जबकि अरस्तु के लाइसियम में विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति और अनुभव पर आधारित हर विषय पर शोध होता था। यह एक स्कूल से ज्यादा एक रिसर्च सेंटर था। अरस्तु का मानना था कि दुनिया के हर विषय में ज्ञान छिपा है, चाहे वो कविता हो, राजनीति हो या फिर कीट पतंगों का जीवन। उन्होंने अपने छात्रों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक समूह को ग्रीस के सभी 158 शहर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है। दूसरे समूह को जानवरों और पौधों का वर्गीकरण करने का काम दिया गया। यह एक अभूतपूर्व काम था। अरस्तु ने दुनिया का पहला महान पुस्तकालय या लाइब्रेरी और संग्रहालय या म्यूजियम भी लाइसियम में ही स्थापित किया। उन्होंने सिकंदर की मदद से पूरी दुनिया से पांडुलिपियां, नक्शे और वैज्ञानिक नमूने मंगवाए। ये एक ऐसा खजाना था जो ज्ञान की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं था। अरस्तु का सिखाने का तरीका भी बहुत अनोखा था। वो दिन में 2 तरह के लेक्चर देते थे। सुबह के समय वो अपने उन्नत छात्रों के लिए मुश्किल और गहरे विषयों पर लेक्चर देते थे, जैसे कि तर्कशास्त्र, भौतिकी और तत्वमीमांसा। ये लेक्चर बहुत ही गूढ़ और तकनीकी होते थे। शाम के समय वो आम जनता और शुरुआती छात्रों के लिए आसान और लोकप्रिय विषयों पर भाषण देते थे, जैसे कि नैतिकता, राजनीति और भाषण कला। उनके शाम के लेक्चर बहुत लोकप्रिय थे और विशाल संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। वो सिर्फ एक तरफा ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि अपने छात्रों को सवाल पूछने, बहस करने और अपने विचार रखने के लिए भी उकसाते थे। वो चाहते थे कि उनके छात्र रटने वाले तोते न बने, बल्कि स्वतंत्र विचारक बने। उनका मानना था कि असली शिक्षा सवालों से शुरू होती है, जवाबों से नहीं। अगले 12 साल अरस्तु के जीवन के सबसे ज्यादा उत्पादक और रचनात्मक साल थे। इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिन्हें आज हम अध्ययन करते हैं। ये ग्रंथ असल में उनके लेक्चर नोट्स थे, जिन्हें उनके छात्रों ने संकलित किया था। उन्होंने लगभग हर उस विषय पर लिखा जिसके विषय में सोचा जा सकता है। उन्होंने तर्कशास्त्र या लॉजिक पर लिखा और बताया कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए। उन्होंने तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स पर लिखा और अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की, जैसे कि यह दुनिया क्या है और इसका अंतिम कारण क्या है। उन्होंने नैतिकता या एथिक्स पर लिखा और बताया कि एक खुशहाल और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। उन्होंने राजनीति या पॉलिटिक्स पर लिखा और एक आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने जीव विज्ञान या बायोलॉजी पर लिखा और हजारों प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने काव्य शास्त्र या पोएटिक्स पर लिखा और बताया कि एक अच्छी कहानी या नाटक कैसे लिखा जाता है। उनका काम इतना विशाल और इतना गहरा था कि ऐसा लगता है जैसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरी एक संस्था ने मिलकर यह काम किया हो। लाइसियम ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। यहाँ छात्र सिर्फ अरस्तु से सीखने नहीं आते थे, बल्कि खुद शोधकर्ता बनकर ज्ञान की सीमाओं को आगे ले जा रहे थे। अरस्तु ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर विचार का स्वागत था, हर सवाल को सम्मान मिलता था और हर तथ्य को परखा जाता था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ज्ञान किसी एक किताब या एक गुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, बस उसे खोजने वाली नजर चाहिए। लाइसियम की स्थापना अरस्तु की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। ये उनके इस विश्वास का प्रतीक था कि ज्ञान को साझा करने से वो उन्नत होता है, कम नहीं होता। लेकिन अरस्तु ने लाइसियम में सिर्फ अलग अलग विषयों पर ज्ञान ही नहीं बांटा। उन्होंने अपने छात्रों को एक ऐसी चीज दी जो इन सबसे ज्यादा कीमती थी। उन्होंने उन्हें सोचने का एक सिस्टम दिया, एक टूल किट दी, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी समस्या को सुलझा सकते थे, किसी भी तर्क को परख सकते थे। ये टूल किट आज भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इसे तर्कशास्त्र के नाम से जानते हैं।
अरस्तु का तर्कशास्त्र क्या था और ये कैसे काम करता है? ये इतना शक्तिशाली क्यों है कि 2400 साल बाद भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लेकर कानूनी बहसों तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है? ये जानने के लिए हमें अरस्तु के दिमाग के सबसे मजबूत हिस्से को समझना होगा। अध्याय नंबर 6, सोचने की कला, तर्कशास्त्र और सिलोगिज्म का रहस्य। लसियम में अरस्तु ने जो सबसे क्रांतिकारी काम किया वो था तर्कशास्त्र या लॉजिक को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित करना। उनसे पहले भी कई दार्शनिकों ने तर्क और बहस की बात की थी, लेकिन अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही तरीके से सोचने और तर्क करने के नियम बनाए। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग कैसे एक जानकारी को दूसरी जानकारी से मिलाकर एक नए नतीजे पर पहुंचता है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का एक ढांचा तैयार कर दिया, एक ऐसा ढांचा जो इतना मजबूत था कि हजारों सालों तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी जब हम कोई बहस करते हैं, कोई फैसला लेते हैं या किसी समस्या को सुलझाते हैं, तो हम अनजाने में अरस्तु के बनाए हुए नियमों का ही पालन कर रहे होते हैं। उनके इस महान काम को ऑर्गनॉन नाम के ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिसका मतलब होता है उपकरण या टूल। ये सच में दिमाग का एक टूलकिट है। अरस्तु के तर्कशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सिलोजिज्म। यह सुनने में कुछ मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। सिलोजिज्म एक 3 स्टेप का तर्क है जिसमें 2 आधार वाक्यों या प्रेमिसेस से एक अनिवार्य निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझते हैं। पहला आधार वाक्य, सभी मनुष्य नश्वर हैं। यह एक सामान्य सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। दूसरा आधार वाक्य, सुकरात एक मनुष्य है। यह एक विशिष्ट तथ्य है। अब इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो 100% सही होगा। वो निष्कर्ष है, इसलिए सुकरात नश्वर है। देखा आपने, कितना सरल है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमें सही नतीजे पर पहुंचना सिखाता है। अरस्तु ने ऐसे कई तरह के सिलोजिज्म के नियम बनाए और बताया कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा गलत। आप सोच रहे होंगे कि इस सिलोगिज्म का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है। हम इसका इस्तेमाल हर रोज करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। मान लीजिए आप कहते हैं, बारिश में बाहर जाने से वस्त्र गीले हो जाते हैं। पहला आधार वाक्य, बाहर बारिश हो रही है। दूसरा आधार वाक्य, इसलिए अगर मैं बाहर गया तो मेरे वस्त्र गीले हो जाएंगे। निष्कर्ष, ये एक सिलोजिज्म है। या फिर जो लोग रोज व्यायाम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। पहला आधार वाक्य, मेरा दोस्त रोज व्यायाम करता है। दूसरा आधार वाक्य, इसलिए मेरा दोस्त स्वस्थ होगा। निष्कर्ष, हमारी पूरी सोचने की प्रक्रिया, हमारे फैसले, हमारी योजनाएं, सब कुछ इसी तरह के तार्किक ढांचों पर आधारित हैं। अरस्तु ने बस इस प्रक्रिया को नाम दिया और इसके नियम तय कर दिए। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी भावनाओं या अंदाजों पर भरोसा करने के बजाय एक व्यवस्थित तरीके से कैसे सोचा जाए। अरस्तु ने तर्क में होने वाली आम गलतियों को भी पहचाना और उन्हें लॉजिकल फैलेसीज का नाम दिया। ये वो गलतियां हैं जो हम अक्सर बहस करते समय करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए एक बहुत ही आम भ्रम है एड होमिनम, जिसमें हम किसी व्यक्ति के तर्क का जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति पर ही हमला कर देते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि हमें पर्यावरण बचाना चाहिए और आप जवाब में कहें, तुम क्या बात करोगे, तुम तो खुद कार में घूमते हो। ये एक तार्किक भ्रम है, क्योंकि आप उसके तर्क का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उस पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। अरस्तु ने ऐसी दर्जनों गलतियों की सूची बनाई और हमें सिखाया कि कैसे एक स्वस्थ और तर्कपूर्ण बहस की जाए। उनका मकसद लोगों को बहस में जिताना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचाना था। अरस्तु का तर्कशास्त्र सिर्फ दर्शन या विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर कानून, गणित, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तक पर हुआ है। कंप्यूटर जिस अगर तब या इफ देन की भाषा पर काम करते हैं, वो मूल रूप से अरस्तु के लॉजिक का ही एक रूप है। जब एक वकील अदालत में दलीलें पेश करता है, तो वो अरस्तु के तार्किक ढांचे का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। अरस्तु का ये योगदान इतना मौलिक और इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें तर्कशास्त्र का जनक या फादर ऑफ लॉजिक कहा जाता है। उन्होंने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे सोचना है। ये एक ऐसा कौशल है जो किसी भी ज्ञान से ज्यादा कीमती है। उन्होंने हमें हमारे अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का एक यूजर मैनुअल दे दिया, लेकिन सोचने का तरीका सीखने के बाद
अरस्तू के सामने एक और भी अहम सवाल उपस्थित था। ठीक है, हम तर्क करना सीख गए, लेकिन हम किस चीज के विषय में तर्क करें? इस दुनिया में सबसे बुनियादी चीज क्या है? ये अस्तित्व क्या है? ये होना क्या होता है? ये सवाल उन्हें दर्शन के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी क्षेत्र में ले गया, जिसे हम तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये एक ऐसी यात्रा थी जो भौतिक दुनिया से परे अस्तित्व के दिल में उतरने की चेष्टा थी। अध्याय नंबर 7, वास्तविकता की खोज, तत्व मीमांसा और 4 कारण। तर्कशास्त्र का ढांचा तैयार करने के बाद अरस्तू ने अपनी नजर दुनिया के सबसे विशाल और सबसे गहरे सवाल पर डाली। वास्तविकता क्या है? व्हाट इज रियलिटी? ये जो कुछ भी हमारे चारों ओर मौजूद है, ये वृक्ष, ये पत्थर, ये आसमान और हम खुद, ये सब असल में क्या है? ये किस चीज से बने हैं? इनका होने का मकसद क्या है? इन सवालों का अध्ययन ही तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स कहलाता है। ये शब्द अरस्तू ने खुद इस्तेमाल नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद जब उनके कामों को व्यवस्थित किया जा रहा था, तो उनके भौतिकी या फिजिक्स पर लिखे ग्रंथों के बाद जो ग्रंथ रखे गए, उन्हें मेटाफिजिक्स कहा गया, जिसका मतलब है भौतिकी के बाद। लेकिन ये नाम इन सवालों के लिए बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया से परे उसके होने के कारणों की खोज है। अरस्तू इसे प्रथम दर्शन या फर्स्ट फिलॉसफी कहते थे। अपने गुरु प्लेटो के विपरीत, जो मानते थे कि असली वास्तविकता तो विचारों की दुनिया या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है, अरस्तू का मानना था कि वास्तविकता यही है, इसी दुनिया में जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। उनके लिए कोई भी चीज जो मौजूद है, वो 2 चीजों से मिलकर बनी है, पदार्थ या मैटर और आकार या फॉर्म। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक काठ का हिस्सा पदार्थ है, वो बस एक संभावना है, उससे कुछ भी बन सकता है। लेकिन जब एक कारीगर उस काठ को काटकर मिलाकर एक कुर्सी का आकार दे देता है, तब वो एक वास्तविक कुर्सी बनती है। तो कुर्सी की वास्तविकता उसके पदार्थ काठ और उसके आकार कुर्सी का डिजाइन दोनों में है। आप पदार्थ के बिना आकार की कल्पना नहीं कर सकते। बिना काठ के कुर्सी कैसे होगी? और आप आकार के बिना पदार्थ को समझ नहीं सकते। काठ का हिस्सा तब तक कुर्सी नहीं है जब तक उसे वो आकार न मिले। अरस्तू के लिए हर चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई बेजान वस्तु, वो पदार्थ और आकार का एक संयोजन है। ये विचार प्लेटो के विचार से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें वास्तविकता को इसी दुनिया में स्थापित किया गया था। लेकिन अरस्तू यहीं नहीं रुके। उन्होंने पूछा, किसी भी चीज के होने को पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके 4 कारणों या 4 कॉजेस को जानना होगा। ये उनके दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए इसे एक मूर्ति के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक संगमरमर की मूर्ति है। पहला कारण है भौतिक कारण या मटेरियल कॉज। वो चीज किससे बनी है? इस मामले में मूर्ति संगमरमर से बनी है, तो संगमरमर उसका भौतिक कारण है। दूसरा कारण है आकारिक कारण या फॉर्मल कॉज। उस चीज का डिजाइन या आकार क्या है? मूर्ति का जो आकार है, जो उसकी बनावट है, वो उसका आकारिक कारण है। तीसरा कारण है निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज। उसे किसने बनाया? मूर्तिकार ने, जिसने छेनी हथौड़ी से संगमरमर को तराशा, वो उसका निमित्त कारण है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अंतिम कारण या प्रयोजन कारण या फाइनल कॉज। वो चीज किस लिए बनाई गई है? उसका उद्देश्य क्या है? मूर्ति शायद किसी मंदिर में पूजा के लिए या किसी बगीचे की सुंदरता में इजाफा करने के लिए बनाई गई है। ये उद्देश्य या मकसद ही उसका अंतिम कारण है। अरस्तू का मानना था कि जब तक हम इन 4 कारणों को नहीं जान लेते, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। ये सिर्फ चीजों पर ही नहीं, बल्कि हर प्रक्रिया पर लागू होता है। जैसे एक घर का भौतिक कारण ईंट पत्थर है, आकारिक कारण उसका नक्शा है, निमित्त कारण मिस्त्री और मजदूर हैं, और अंतिम कारण है कि लोग उसमें सुरक्षित रह सकें। इस अंतिम कारण या उद्देश्य का विचार अरस्तू के दर्शन में बहुत गहरा है। उनका मानना था कि प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एक बीज का उद्देश्य वृक्ष बनना है, एक आंख का उद्देश्य देखना है। हर चीज अपने अंतिम उद्देश्य को पाने की चेष्टा कर रही है। यह एक बहुत ही आशावादी और उद्देश्यपूर्ण नजरिया है। इसी सोच को आगे ले जाते हुए अरस्तू एक बहुत अहम सवाल पर पहुंचे।
अगर हर चीज किसी उद्देश्य की तरफ अग्रसर है, तो इस पूरी कायनात, इस पूरे ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य क्या है? हर चीज गति में है, हर चीज बदल रही है, लेकिन कोई भी चीज अपने आप गति शुरू नहीं कर सकती। उसे गति देने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है। जैसे एक गेंद को लुढ़काने के लिए एक हाथ की जरूरत है। तो फिर इस ब्रह्मांड की पहली गति किसने शुरू की? इस सवाल का जवाब देते हुए अरस्तु ने अनमूव्ड मूवर या अचल चालक का सिद्धांत दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हम पीछे जाते जाएं, तो हमें एक ऐसे पहले कारण पर पहुंचना होगा जिसने सबको गति दी, लेकिन वो खुद गतिहीन है। अगर वो भी गति में होगा, तो उसे गति देने के लिए भी किसी और की जरूरत होगी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा प्रथम चालक होना चाहिए जो खुद अचल है, लेकिन बाकी सब कुछ उसी की वजह से चल रहा है। ये अनमूव्ड मूवर कोई भौतिक शक्ति नहीं है, ये शुद्ध विचार या प्योर थॉट है, एक पूर्णता या परफेक्शन है। दुनिया की हर चीज उसी पूर्णता को पाने की इच्छा में गति कर रही है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की तरफ खिंचा चला जाता है। ये अनमूव्ड मूवर दुनिया को धक्का देकर नहीं चलाता, बल्कि अपनी पूर्णता के आकर्षण से खींचता है। ये अरस्तु का ईश्वर का विचार था, जो दुनिया बनाता नहीं, लेकिन दुनिया के होने का अंतिम कारण है। ये बहुत ही गहरा और जटिल विचार है, जिसने बाद में ईसाई और इस्लामी धर्मशास्त्रियों को बहुत प्रभावित किया। वास्तविकता के इन गहरे सवालों को सुलझाने के बाद अरस्तु ने अपना ध्यान सबसे जरूरी और व्यावहारिक सवाल की ओर किया। अगर इस दुनिया में हर चीज का एक उद्देश्य है, तो हम इंसानों का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मकसद क्या है? हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं? इन सवालों का जवाब उन्होंने अपने नैतिकता के दर्शन में दिया, जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अध्याय नंबर 8, सुखी जीवन का रहस्य, नैतिकता और सुनहरा मध्य मार्ग। ब्रह्मांड के विशाल विशाल रहस्यों को सुलझाने के बाद अरस्तु ने वो सवाल उठाया जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं? और एक खुशहाल जीवन का क्या मतलब है? इन सवालों का जवाब उन्होंने अपनी किताब निकोमाचियन एथिक्स में दिया है, जिसे उन्होंने शायद अपने बेटे निकोमैक्स को समर्पित किया था। ये किताब आज भी नैतिकता और मनोविज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है। अरस्तु की शुरुआत एक बहुत ही सरल सवाल से होती है। हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हैं चीजें खरीदने के लिए, चीजें खरीदते हैं आराम पाने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा अंतिम मकसद है जिसे हम किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि अपने आप में चाहते हैं? अरस्तु ने कहा, हाँ, एक ऐसी चीज है, और वो है खुशी। लेकिन उनकी खुशी का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, जैसे कि मजे करना, पार्टी करना या कोई फिल्म देखना। ये सब तो अस्थायी सुख हैं जो आते जाते रहते हैं। अरस्तु ने जिस खुशी की बात की, उसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द यूडैमोनिया का इस्तेमाल किया। इसका सही अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे करीबी मतलब है मानव का फलना फूलना, या ह्यूमन फ्लरिशिंग, या एक सार्थक और संपन्न जीवन जीना। ये वो गहरी और स्थायी संतुष्टि है जो हमें अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से मिलती है। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये वो एहसास है जो आपको तब होता है जब आप जानते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये यूडेमोनिया या सच्ची खुशी हासिल कैसे की जाए? अरस्तु ने कहा, यह सद्गुण या वर्च्यू का जीवन जीने से मिलती है। सद्गुण का मतलब है उत्कृष्टता या एक्सेलेंस, यानी जो काम इंसान के लिए बना है उसे बेहतरीन तरीके से करना। अब इंसान किस काम के लिए बना है? अरस्तु के अनुसार इंसान की सबसे अनोखी क्षमता है तर्क या रीजन करने की क्षमता। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। कोई और जानवर ये नहीं कर सकता। इसीलिए एक अच्छा जीवन वो है जिसमें हम अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके सद्गुणी या नैतिक आचरण करें। ये तो ठीक है, लेकिन ये सद्गुणी आचरण होता क्या है? यहीं पर अरस्तु ने अपना सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत दिया, जिसे गोल्डन मीन या सुनहरा मध्य मार्ग कहा जाता है। अरस्तु का मानना था कि हर सद्गुण दो अतियों या एक्सट्रीम्स के बीच का एक संतुलन है। एक अति कमी की होती है और दूसरी अति अधिकता की। सद्गुण इन दोनों के बीच का सही रास्ता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। साहस या करेज एक सद्गुण है। साहस की कमी क्या है? कायरता या कावर्डिस,
जहां इंसान हर खतरे से भागता है। और साहस की अधिकता क्या है? दुस्साहस या लापरवाही या रेकलेसनेस, जहां इंसान बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में कूद जाता है। तो सच्चा साहस न तो कायरता है और न ही दुस्साहस, बल्कि इन दोनों के बीच का एक समझदारी भरा संतुलन है। एक और उदाहरण लेते हैं, उदारता या जेनरोसिटी का। एक तरफ है कंजूसी या स्टिंजीनेस, जहां इंसान कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ है फिजूल खर्ची या एक्सट्रावेगेंस, जहां इंसान बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देता है। सच्ची उदारता इन दोनों के बीच में है, सही समय पर सही व्यक्ति को सही कारण के लिए सही मात्रा में देना। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको अपनी जिंदगी में कौन से सद्गुण को इन दो अतियों के बीच संतुलित करना सबसे मुश्किल लगता है। अरस्तु कहते हैं कि ये मध्य मार्ग हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक सैनिक के लिए साहस का जो मतलब है, वो एक आम नागरिक के लिए अलग होगा। ये कोई गणित का फार्मूला नहीं है जिसे हर जगह लगा दिया जाए। इसे हमें अपनी तर्क शक्ति, अपने अनुभव और अपनी व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल विजडम का इस्तेमाल करके खुद खोजना होता है। और ये एक दिन में नहीं होता। सद्गुणी बनना एक आदत डालने जैसा है, जैसे गिटार बजाना या तैरना सीखना। आप सिर्फ किताब का अध्ययन करके सद्गुणी नहीं बन सकते। आपको रोज अभ्यास करना होगा। जब आप बार बार सही काम करने का चुनाव करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपका चरित्र बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। तब आपको सही काम करने के लिए सोचना नहीं होता, वो आपसे अपने आप होने लगता है। यही यूडेमोनिया की स्थिति है। अरस्तु का नैतिकता का ये दर्शन बहुत ही व्यावहारिक और मानवीय है। वो हमें कोई कठोर नियम कानूनों की लिस्ट नहीं देते। वो हमें देवदूत बनने के लिए नहीं कहते। वो बस हमें एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि एक खुशहाल जीवन कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से लग जाए। ये एक कला है जिसे मेहनत, अभ्यास और समझदारी से सीखा जा सकता है। ये हमारे अपने हाथ में है। लेकिन अरस्तु ये भी जानते थे कि इंसान अकेला नहीं रहता। हम एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं। एक व्यक्ति का अच्छा जीवन तभी संभव है जब समाज भी अच्छा हो। इसीलिए नैतिकता के बाद उनका अगला कदम था राजनीति की ओर, एक व्यक्ति के भले से पूरे समाज के भले की ओर। एक अच्छा इंसान कैसे बने, ये जानने के बाद सवाल था कि एक अच्छा समाज कैसे बनाया जाए। अध्याय नंबर 9, एक आदर्श राज्य की कल्पना। अरस्तु की राजनीति। एक व्यक्ति के लिए सुखी और सद्गुणी जीवन का रास्ता बताने के बाद अरस्तु ने अपना ध्यान एक विशाल कैनवास पर लगाया, समाज और राज्य। उनके लिए नैतिकता और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक अच्छा इंसान अकेले जंगल में रहकर नहीं बन सकता। उसे अपने सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक समाज की जरूरत होती है। इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब पॉलिटिक्स करते हैं, बल्कि यह है कि हमारा स्वभाव ही मिलजुल कर एक समुदाय या पोलिस ग्रीक शहर राज्य में रहने का है। जो व्यक्ति समाज के बिना रह सकता है, वो या तो जानवर है या फिर देवता। एक अच्छा जीवन केवल एक अच्छे राज्य में ही संभव है। तो फिर एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए? अपनी किताब पॉलिटिक्स में अरस्तु ने इसी सवाल का जवाब देने की चेष्टा की। प्लेटो की तरह किसी काल्पनिक आदर्श राज्य का सपना देखने के बजाय अरस्तु ने एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका अपनाया। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर उस समय के 158 मौजूदा ग्रीक शहर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। वो ये देखना चाहते थे कि असल दुनिया में कौन सी शासन प्रणालियां काम करती हैं, कौन सी फेल हो जाती हैं और क्यों। ये राजनीति विज्ञान का पहला तुलनात्मक अध्ययन था। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सरकारों को दो तरीकों से वर्गीकृत किया। पहला, शासन करने वालों की संख्या के आधार पर एक व्यक्ति, कुछ लोग या बहुत सारे लोग, और दूसरा, शासन के उद्देश्य के आधार पर क्या शासक आम जनता के भले के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इस आधार पर उन्होंने 3 अच्छी और 3 बुरी शासन प्रणालियों की पहचान की। जब एक व्यक्ति सबके भले के लिए शासन करता है तो उसे राजतंत्र या मोनार्की कहते हैं। लेकिन जब वही राजा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शासन करने लगता है तो वो अत्याचार या तानाशाही या टेरनी में बदल जाता है। ये उसका भ्रष्ट रूप है। जब कुछ गुणी और योग्य लोग मिलकर सबके भले के लिए शासन करते हैं तो उसे अभिजात तंत्र
या कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जब वही कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए शासन करने लगते हैं, तो वो गुटतंत्र या धनिक तंत्र या ओलिगार्की में बदल जाता है। और जब बहुत सारे लोग यानी आम जनता कानून के अनुसार सबके भले के लिए शासन करती है, तो उसे संवैधानिक गणतंत्र या पॉलिटी कहते हैं। लेकिन जब वही लोग बिना किसी कानून या तर्क के सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर शासन करने लगती हैं, तो वो डेमोक्रेसी में बदल जाती है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि अरस्तू के लिए डेमोक्रेसी एक नकारात्मक शब्द था, जिसका मतलब था लोगों का शासन। आज हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वो अरस्तू के पॉलिटी के ज्यादा करीब है। तो इनमें से सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है? अरस्तू का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। सैद्धांतिक रूप से अगर एक सर्वगुण संपन्न और बुद्धिमान राजा मिल जाए तो राजतंत्र सबसे अच्छा है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा राजा मिलना लगभग नामुमकिन है और शक्ति उसे भ्रष्ट कर ही देती है। इसलिए व्यावहारिक रूप से अरस्तू ने पॉलिटी को सबसे स्थिर और सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना। पॉलिटी असल में कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का एक मिश्रण है। इसमें सत्ता न तो सिर्फ अमीरों के हाथ में होती है, न ही सिर्फ गरीबों के। इसमें एक मजबूत मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास की भूमिका सबसे अहम होती है। अरस्तू का मानना था कि मध्यम वर्ग न तो अमीरों की तरह अहंकारी होता है और न ही गरीबों की तरह ईर्ष्यालु। वो तर्क और स्थिरता को पसंद करता है। जिस राज्य में एक विशाल और शक्तिशाली मध्यम वर्ग होता है, वो राज्य सबसे ज्यादा स्थिर और खुशहाल होता है। ये एक ऐसी बात है जो आज 2400 साल बाद भी उतनी ही सच है। अरस्तू ने राज्य के अलावा परिवार और शिक्षा जैसी संस्थाओं पर भी अपने विचार रखे। उनका मानना था कि परिवार समाज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहीं पर बच्चा नैतिकता और अनुशासन के पहले पाठ सीखता है। उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, ताकि वो अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। हालांकि अरस्तू के कुछ विचार आज के समय में हमें गलत और आपत्तिजनक लग सकते हैं। जैसे वो दासता या स्लेवरी को एक प्राकृतिक संस्था मानते थे और उनका मानना था कि कुछ लोग स्वभाव से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं। वो महिलाओं को पुरुषों से कमतर भी मानते थे। हमें ये याद रखना चाहिए कि अरस्तू अपने समय और समाज की सीमाओं से बंधे हुए थे। लेकिन इन कुछ बातों को अलग रखें तो उनका राजनीतिक विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अच्छा राज्य सिर्फ अच्छे कानूनों से नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों से बनता है। अरस्तू ने हमें सोचना सिखाया, अच्छा जीवन जीना सिखाया और एक अच्छा समाज बनाना भी सिखाया। लेकिन उनकी प्रतिभा यहीं खत्म नहीं होती थी। उन्होंने कला और सौंदर्य की दुनिया में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हमें बताया कि एक अच्छी कहानी क्या होती है, वो हमें क्यों रुलाती या हंसाती है, और उसका हमारी भावनाओं पर क्या असर होता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर फिल्म देखने वाले, कहानी सुनने वाले और किताब का अध्ययन करने वाले के लिए बेहद दिलचस्प है। अध्याय नंबर 10, कहानी कहने की कला। काव्य शास्त्र और त्रासदी का सिद्धांत। एक तर्कशास्त्री, एक वैज्ञानिक, एक नैतिक विचारक और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अरस्तू एक महान कला समीक्षक भी थे। उन्होंने अपना ध्यान इस सवाल पर लगाया कि कला क्या है। कविता, नाटक, संगीत, ये सब हम इंसानों को इतना प्रभावित क्यों करते हैं? एक कहानी हमें क्यों हंसाती है, रुलाती है या हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं? इन सवालों का जवाब उन्होंने अपनी 2 छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली किताबों पोएटिक्स और रेट्रिक में दिया। रेट्रिक जहां भाषण कला और लोगों को अपनी बातों से सहमत कराने की कला के विषय में है, वहीं पोएटिक्स मुख्य रूप से नाटक, खासकर ट्रेजेडी के विश्लेषण पर केंद्रित है। अरस्तू के गुरु प्लेटो कला को ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उनका मानना था कि कला तो नकल की नकल है। एक कारीगर असली कुर्सी के विचार की नकल करके एक भौतिक कुर्सी बनाता है और एक पेंटर उस भौतिक कुर्सी की नकल करके एक तस्वीर बनाता है। इसलिए कला हमें सच से 2 कदम दूर ले जाती है। लेकिन अरस्तू इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कला, खासकर कविता और नाटक, नकल तो है, लेकिन ये एक रचनात्मक नकल है। ये हमें चीजों को वैसा नहीं दिखाती जैसी वो हैं, बल्कि वैसा दिखाती हैं जैसी वो हो सकती हैं या होनी चाहिए। एक इतिहासकार हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन एक कवि हमें बताता है कि क्या हो सकता है। इसीलिए अरस्तू के लिए कविता इतिहास से ज्यादा दार्शनिक और ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो हमें सार्वभौमिक सत्यों के विषय में बताती है,
न कि सिर्फ किसी एक घटना के विषय में। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने त्रासदी या दुखांत नाटक या ट्रेजेडी का गहरा विश्लेषण किया। उस समय ग्रीस में सोफोक्लेस और यूरिपिड्स जैसे महान नाटककारों के त्रासद नाटक बहुत लोकप्रिय थे। अरस्तु ये समझना चाहते थे कि लोग दूसरों के दुख और वेदना की कहानी देखकर क्यों आते हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है। उन्होंने त्रासदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा दी। त्रासदी एक गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित आकार वाले कार्य की अनुकृति है जो करुणा और भय के माध्यम से इन भावनाओं का उचित विरेचन, कैथार्सिस करती है। इस परिभाषा में दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, करुणा या पिटी और भय या फियर, और इन दोनों से होने वाला कैथार्सिस। अरस्तु के अनुसार जब हम मंच पर किसी नायक को, जो हमारी ही तरह एक अच्छा लेकिन अपूर्ण इंसान है, दुर्भाग्य का शिकार होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए करुणा पैदा होती है। हम सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही हमें भय भी लगता है क्योंकि हमें एहसास होता है कि ऐसी ही कोई विपत्ति हमारे साथ भी आ सकती है। हम उस नायक के भाग्य में अपना भाग्य देखते हैं। जब नाटक खत्म होता है तो ये जो करुणा और भय की भावनाएं हमारे अंदर जमा हो गई थीं, वो एक साथ बाहर निकल जाती हैं। इसी भावनात्मक शुद्ध या रिलीज को अरस्तु ने कैथार्सिस कहा। जैसे कोई दवा शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देती है, वैसे ही त्रासदी हमारी आत्मा से इन नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालकर हमें एक तरह की शांति और राहत का अनुभव कराती है। हम नाटक घर से एक हल्के और शुद्ध मन के साथ बाहर निकलते हैं। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि थी। अरस्तु ने एक अच्छी त्रासदी के 6 तत्व भी बताए: कथानक या प्लॉट, चरित्र या कैरेक्टर, विचार या थॉट, पदावली या डिक्शन, संगीत या म्यूजिक, और दृश्य या स्पेक्टिकल। इनमें से उन्होंने कथानक यानी कहानी को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा कि कथानक में एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होना चाहिए। कहानी में घटनाओं का एक तार्किक क्रम होना चाहिए। उन्होंने 2 तरह के कथानकों के विषय में बताया, सरल और जटिल। एक जटिल कथानक में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए: पेरिपिटेया यानी भाग्य का अचानक पलट जाना, जैसे कोई अमीर अचानक गरीब हो जाए, और अनग्नोरिसिस यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण खोज या पहचान, जैसे नायक को अपनी असली पहचान पता चलना। त्रासद नायक कोई बहुत बुरा इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिससे कोई त्रुटि या गलत निर्णय या हामार्त्य हो जाए जिसकी वजह से उसका पतन हो। ये सिद्धांत आज भी कहानी कहने की कला की नींव माने जाते हैं। आप कोई भी सफल फिल्म या उपन्यास उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें अरस्तु के बताए हुए ये तत्व जरूर मिलेंगे। कला के अलावा रिटोरिक में उन्होंने लोगों को प्रभावित करने या मनाने की कला या आर्ट ऑफ प्रसर्शन का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि किसी को भी अपनी बात मनवाने के 3 तरीके होते हैं। पहला है लोगस यानी तर्क का इस्तेमाल करना, अपनी बात को सबूतों और दलीलों से साबित करना। दूसरा है पैथोस यानी श्रोताओं की भावनाओं को जगाना, उन्हें हंसाना, रुलाना या गुस्सा दिलाना। और तीसरा है ईथोस यानी वक्ता का अपना चरित्र और विश्वसनीयता। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपकी बात ज्यादा आसानी से मान लेंगे। एक सफल वक्ता इन तीनों का संतुलन बनाकर इस्तेमाल करता है। यह सिद्धांत आज भी मार्केटिंग, विज्ञापन, राजनीति और पब्लिक स्पीकिंग में हर रोज इस्तेमाल होते हैं। अरस्तु ने हमें न सिर्फ दुनिया को समझना सिखाया, बल्कि अपनी बात को दुनिया तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना भी सिखाया। उन्होंने ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र को छुआ और उसे व्यवस्थित किया। लाइसियम में उनका समय उनकी जिंदगी का शिखर था, लेकिन जैसा कि त्रासदी के नायक के साथ होता है, अरस्तु के जीवन का अंत भी दुखद और अचानक हुआ। उनके शिष्य सिकंदर की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अध्याय नंबर 11, एक युग का अंत और एक विरासत की शुरुआत। अरस्तु आज भी जिंदा क्यों हैं? अरस्तु ने एथेंस में लसियम में 12 साल तक सिखाया, लिखा और शोध किया। यह उनके जीवन का सबसे शांत और सबसे फलदायी समय था। वो अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें शायद बाहर की दुनिया में चल रही राजनीतिक उथल पुथल का अंदाजा भी नहीं था। उनका शिष्य सिकंदर अपनी विजय यात्रा पर पूर्व में बहुत दूर तक निकल गया था, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की अचानक मृत्यु हो गई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिकंदर की मौत की खबर जैसे ही एथेंस पहुंची,
वहां का माहौल अचानक बदल गया। जो एथेंस वासी कल तक सिकंदर की ताकत से डरते थे, अब उनमें मैसेडोनिया के खिलाफ नफरत की एक लहर आ गई। इस एंटी मैसेडोनियन लहर का सबसे पहला और आसान निशाना बने अरस्तु। वो भले ही एक दार्शनिक थे, लेकिन लोग उन्हें सिकंदर के गुरु और मैसेडोनिया के समर्थक के रूप में देखते थे। उनके दुश्मनों को एक अवसर मिल गया। जैसे लगभग 70 साल पहले सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया था, वैसे ही अरस्तु पर भी अधर्म या इम्पियरिटी का आरोप लगा दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने दोस्त और ससुर हर्मियास के लिए एक ऐसा गीत लिखा था जो सिर्फ देवताओं के लिए गाया जा सकता है। यह एक मन ग्रंथ और राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप था। अरस्तु जानते थे कि एथेंस की भीड़ के सामने किसी भी तर्क की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने सुकरात का हश्र देखा था, जिन्हें जहर का प्याला पीना हुआ था। अरस्तु ने फैसला किया कि वो एथेंस में रहकर अपनी जान नहीं गंवाएंगे। उन्होंने कहा था, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप करने का अवसर नहीं दूंगा। पहला पाप उन्होंने सुकरात को मारकर किया था, और अरस्तु नहीं चाहते थे कि वो ये गलती दोहराएं। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने लाइसियम को अपने एक छात्र थियोफ्रेस्टस को सौंप दिया और चुपचाप एथेंस को त्याग कर अपनी मां के पुश्तैनी घर चाल्सिस चले गए। लेकिन एथेंस से निकलने का सदमा और शायद बदलता हुआ मौसम उनकी सेहत पर भारी हुआ। सिर्फ एक साल बाद 322 ईसा पूर्व में लगभग 62 साल की उम्र में पेट की बीमारी के कारण अरस्तु का निधन हो गया। दुनिया के सबसे महान विचारकों में से एक का अंत निर्वासन और अकेलेपन में हुआ। अरस्तु की मृत्यु के बाद उनके लिखे हुए ग्रंथों का क्या हुआ? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उनके ग्रंथ उनके शिष्य थियोफ्रेस्टस के पास रहे और फिर कई हाथों से गुजरते हुए लगभग 200 सालों तक एक तहखाने में बंद रहे। दुनिया उन्हें लगभग भूल चुकी थी। फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उन्हें रोम ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से खोजा गया, संपादित किया गया और प्रकाशित किया गया। यहीं से अरस्तु के विचारों की दूसरी जिंदगी शुरू हुई। आने वाली सदियों में उनके विचारों ने यहूदी, ईसाई और खासकर इस्लामी दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला। इब्न सिना या एविसेना और इब्न रुश्द या अवेरोएस जैसे महान अरबी दार्शनिकों ने अरस्तु के कामों का अनुवाद किया और उन पर टीकाएं लिखी। इन्हीं अरबी अनुवादों के जरिए अरस्तु के विचार मध्य युगीन यूरोप में फिर से पहुंचे, जहां थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने उनके दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ संयोजित करने का काम किया। अरस्तु द फिलोसोफर यानी वो दार्शनिक के नाम से जाने जाने लगे। आज 2400 साल बाद भी अरस्तु हमारे बीच जिंदा है। वो हमारे सोचने के तरीके में जिंदा है जब हम कोई तार्किक फैसला लेते हैं। वो हमारी भाषा में जिंदा है जब हम पदार्थ, आकार, ऊर्जा या सिद्धांत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो सब उन्होंने हमें दिए। वो हमारी विज्ञान की किताबों में जिंदा है, जिनके वर्गीकरण के सिद्धांत आज भी जीव विज्ञान की नींव हैं। वो हमारी राजनीति की बहसों में जिंदा है, जब हम एक अच्छी सरकार और एक अच्छे नागरिक की बात करते हैं। वो हमारी फिल्मों और कहानियों में जिंदा है, जिनकी संरचना आज भी उनके बताए पोएटिक्स के नियमों पर आधारित है। और सबसे अहम, वो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में जिंदा है, जब हम एक संतुलित, नैतिक और खुशहाल जीवन जीने की चेष्टा करते हैं। उस सुनहरे मध्य मार्ग पर चलने की चेष्टा करते हैं जो उन्होंने हमें दिखाया था। अरस्तु की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एक अकेला इंसान अपने जीवन काल में कितना कुछ सीख सकता है, सोच सकता है और दुनिया को दे सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच की खोज में हमें अपने गुरुओं से भी असहमत होने का साहस रखना चाहिए। और उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में असफलताएं और मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। अरस्तु सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, मानव की तर्क शक्ति, जिज्ञासा और एक बेहतर जीवन की अंतहीन खोज का प्रतीक। तो दोस्तों, यह थी कहानी अरस्तु की, एक छोटे से शहर के अनाथ बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे महान दार्शनिक बनने तक की। एक ऐसी यात्रा जिसने मानव विचार की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मुझे उम्मीद है कि इस सफर ने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे और शायद अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी। इस लंबी और गहरी ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया,
ये इस बात का सबूत है कि आप भी ज्ञान के सच्चे खोजी हैं। इस ऑडियो बुक में हमने अरस्तू के जीवन के उतार चढ़ाव को देखा और उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझने की चेष्टा की। हमने सीखा कि असली खुशी या यूडैमोनिया अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके एक सद्गुणी जीवन जीने में है। हमने सुनहरे मध्य मार्ग के विषय में जाना, जो हमें अतियों से बचकर एक संतुलित जीवन जीना सिखाता है। हमने तर्क और लॉजिक की ताकत को समझा, जो हमें सही फैसले लेने में सहायता करती है। और हमने देखा कि कैसे उनके विचार आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला हो या अरस्तू का कोई विचार आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि अरस्तू का कौन सा सिद्धांत, कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा उपयोगी और प्रासंगिक लगी। क्या वो उनका गोल्डन मीन का सिद्धांत है या फिर कैथारसिस का विचार? आपके कमेंट्स का अध्ययन करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप ऑडियो बुक लेजेंड्स परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली प्रेरणादायक ऑडियो बुक मिस न करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सफल लोगों की सोच, उनकी रणनीति और उनके जीवन के रहस्य जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यह चैनल सक्सेस इन लाइफ आपको सिखाएगा कैसे महान लोग सोचते हैं, कैसे साधारण इंसान असाधारण बनते हैं और कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यहां आपको मिलेंगे प्रेरणादायक जीवनियां, बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स के आसान सारांश और वो ज्ञान जो आपकी सोच, समय और भविष्य तीनों को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच बदलने और सक्सेस की राह पर चलने के लिए। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको सीखने या आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी सफलता की इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, बुक समरी और जीवन बदल देने वाला ज्ञान पाने के लिए चैनल सक्सेस इन लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई सफलता की कहानी के साथ। तब तक याद रखें, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, एक सोच,